नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, सही है ना। तो देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, डी और एफ ब्लॉक जो है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है। देखो ये डी ब्लॉक आ गया यहाँ और यहाँ आ जाता है एफ ब्लॉक। तो एस और पी के बीच में लाई करता है ये, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरी बात, आईयूपीएसी ने ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला है? आईयूपीएसी ने ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें बोला है जिनकी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में यानी आयन की फॉर्म में उनकी जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। ये बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी transition elements are those which have incompletely filled D subshell either in ground state यानी न्यूट्रल और एनी एक्साइटेड स्टेट, सही है ना। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन इसलिए बोल रहे हैं कि वो एस और पी के बीच में लाई कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी के जैसी ही हैं। लेकिन आईयूपीएसी ने कहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जिनमें डी सबशेल या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में, आयनिक फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई? अब देखो अगर हम ऐसे ही गए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो देखो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS 1 से 2 और N-1 D 1 से 10, सही है ना। NS 1 to N-1 D 1 से 10, यानी जो S सबशेल होगी NS सबशेल उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1 D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है ना। ये बात समझ में आई? अब देखो अगर तुम बात करोगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी अगर तुम बात करोगे तो जिंक, कैडमियम और मरकरी इनकी ग्राउंड स्टेट में भी ग्राउंड स्टेट की बात करो या फिर एक्साइटेड स्टेट की बात करो, इनमें जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड ही होगी, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी। जिंक, कैडमियम और मरकरी की D10 ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी, चाहे तुम जिंक को न्यूट्रल फॉर्म में ले लो या Zn+2 की फॉर्म में। देखो अगर Zn+2 है तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s2 3d10। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये बचेगा 3d10। तो देखो चाहे न्यूट्रल की बात कर लो या फिर एक्साइटेड की बात करो, जिंक की बात करो, कैडमियम या मरकरी, किसी की भी बात करो, इनका जो डी सबशेल है वो ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी दोनों में कंप्लीट रहेगी, दोनों में इनकी जो डी सबशेल है वो कंप्लीट रहेगी। इसीलिए इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, हालांकि पढ़ते इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही हैं। ये 12 ग्रुप में आते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो 3 से 12 ग्रुप तक रहते हैं, 3 to 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते इन्हीं के साथ हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही, लेकिन ये तीनों टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस बात को भी यहाँ लिख लो कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज दे हैव completely filled D subshell
इन ग्राउंड एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट, इन ग्राउंड एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। अब देखो मैंने तुमसे कहा जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ग्रुप 3 से 12 तक के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सब किस में आएंगे, डी ब्लॉक में, सही है ना, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। अच्छा अभी मैंने बात करी थी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसे फिर से एक बार देख लो ज़रा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था ये होगी NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और N-1 D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, सही है ना। ये हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अच्छा अगर सीधे ही कोई ये सवाल पूछ ले डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे डी सबशेल में वही क्या होंगे, डी ब्लॉक। ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे एस सबशेल में एस ब्लॉक, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे पी में पी ब्लॉक। ये तो पीरियोडिक टेबल में आराम से मैंने तुम्हें पढ़ाया था पीरियड। अगर यहाँ हम एक्सेप्शन की बात करें तो देखो 3 एलिमेंट हैं, एक तो है निकल, एक है पैलेडियम और एक है प्लेटिनम। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, पैलेडियम का होता है 46 और प्लेटिनम का होता है 78, ठीक है ना। निकल का कितना है 28, पैलेडियम का 46 और प्लेटिनम का 78। तो जब निकल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होगी 4s2 3d8। अब देखो निकल पैलेडियम प्लेटिनम ये एक ही ग्रुप में आते हैं, तो अगर एक ही ग्रुप में आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सेम, लेकिन यहीं पर होता है एक्सेप्शन। पैलेडियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो ये होता है 5s0 3d10, यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। और प्लेटिनम की जब बात करोगे तो यहाँ पर होगा 6s1 3d9। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन ऐसे आए कि भाई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, तो हाँ ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसे भी लिखा हो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जब पैलेडियम की बात करोगे तो पैलेडियम के केस में NS0 होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो मैंने तुमसे कहा डी ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल ही होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होंगी वही सब किसकी प्रॉपर्टी होंगी, वही डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी। और हमने क्लास 8th और 9th में ये सब पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी उन्हें चादर की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में हम बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, वायर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं, आवाज़ आती है उनसे, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमने और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है कि मेटल में मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट होगा और हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। बोलो ये सब बातें हमने मेटल में पढ़ी हैं। तो जो वहाँ मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट भी क्योंकि मेटल ही है तो वही इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो NCERT में भी लिखा है, तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, मेटेलिक लस्टर शो करेंगे, साथ ही साथ इनमें थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। और पता है कि मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। मेटल कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मरकरी का, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। एक्सेप्शन किसका आ गया, मरकरी का। अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में मेनली हमें जो पढ़ना है वो 3D सीरीज पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज पूरी याद होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो 3D सीरीज से ही आएगा। तो तुम्हें एटलीस्ट 3D सीरीज तो याद ही होना चाहिए। और 4D और 5D में कुछ एलिमेंट हैं जिन्हें तुम्हें याद करना है, उनका एटॉमिक नंबर भी याद करना है, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले 3D सीरीज को लिखने जा रहा हूँ। 3D सीरीज में कौन कौन आएगा देखना ज़रा, स्कैंडियम आएगा,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आ गया 3D सीरीज। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होगा 21 और इसके बाद आगे बढ़ाते जाओ एक एक 25, 26, 27, 28, 29, 30। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1, टाइटेनियम की होगी 4s2 3d2, वेनेडियम की होगी 4s2 3d3, यहाँ पर आ जाएगी 4s1 3d5, 4s1 3d5। क्रोमियम की यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन आएगा, यहाँ 4s1 और 3d5 होगी। क्यों? ताकि यहाँ पर जो डी सबशेल है, डी सबशेल वो हाफ फिल्ड हो जाए और हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इसे आगे हम पढ़ेंगे। और मैग्नीज की बात करोगे तो यहाँ होगा 4s2 3d5, आयरन में आएगा 4s2 3d6 और यहाँ आएगा 4s2 3d7, यहाँ 4s2 3d8 और यहाँ आएगा 4s1 3d10। यहाँ देखो कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में, और यहाँ होगा 4s2 3d10। अब समझना ध्यान से, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखो ज़रा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्कैंडियम में देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टाइटेनियम में 2 हो जाएंगे, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में देखो कितने हैं, क्रोमियम में हैं 6, एक 4s1 में, एक 3d5 में। यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके बाद मैग्नीज में देखो, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और अगर आयरन की बात करें तो यह है 3d6, तो यहाँ 6 मत क्या देना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद ये 6। पेयरिंग करने लगोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर पेयरिंग करोगे, तो इसके बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो आएंगे 4। तो मुझे बताओ यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसे ही जब कोबाल्ट की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और भर दोगे तो यहाँ अनपेयर्ड 3, और जब निकल की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और जब कॉपर की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में तो 3d10 है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? 4s1 का। और जब जिंक की बात करोगे तो यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब मेल्टिंग पॉइंट की तुम बात करोगे तो जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे और बीच तक यहाँ क्रोमियम तक जब जाओगे तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट घटने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्रोमियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा। अब देखो क्रोमियम से नीचे ही आता है मोलिब्डेनम और ये 4D में आएगा मोलिब्डेनम और 5D में आ जाएगा टंगस्टन। सही है ना? और यहाँ तुम मैग्नीज की बात करोगे तो मैग्नीज के नीचे ही आता है टेक्नीशियम। क्या आता है? टेक्नीशियम। अभी मेल्टिंग पॉइंट में इतने लोगों की ज़रूरत है तो ये अभी हम देख लेते हैं। इसके अलावा जिंक में तुम देखो नीचे की तरफ जाओगे तो कैडमियम और मरकरी। ठीक है ना? अब समझना ध्यान से, जब अलोंग द पीरियड जा रहा हो तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो मुझे बताओ 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का होगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा, और जितनी इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। और मेटेलिक बॉन्डिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा। तो मुझे बताओ 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो वो होगा क्रोमियम का। क्रोमियम का सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद ज़्यादा होना चाहिए था मैग्नीज का, ये समझ लेना, क्योंकि मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इसका सबसे क्रोमियम के बाद इसका ज़्यादा होना चाहिए था मैग्नीज का, लेकिन मैग्नीज का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैग्नीज है, जब तुम मैग्नीज की बात करोगे तो मैग्नीज
मैग्नीज क्योंकि हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक बनाएगा। सही है ना। तो मैग्नीज और टेक्नीशियम, मैग्नीज और टेक्नीशियम ये एक्सेप्शनली इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। सही है ना। अब जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी जो 5D है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 4D से, और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 3D से। ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाओगे मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, हाँ इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। और तुम्हें मालूम है कि इसीलिए जो बल्ब में वायर वगैरह बनते हैं वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के ही बने होते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। हमने देखा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 3D सीरीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। और सेकेंड हाफ में देखा तुमने, इन द सेकेंड हाफ थ्री डी सीरीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होने लगा। तो अगर 3D सीरीज की बात करोगे, 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मैंने तुमसे कहा जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, और अगर मास इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर 4D और फिर 3D। तो अगर हम बात करें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होगा, टंगस्टन का हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। फिर हमने एक बात और की थी, हमने कहा मैग्नीज और टेक्नीशियम इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम हो जाता है। हालांकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसके बाद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो इनकी जो डी ऑर्बिटल है, इनकी जो डी सबशेल है वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल हो गई, और स्टेबल अगर है तो यहाँ पर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है ना। तो Mn और टेक्नीशियम का इनका मेल्टिंग पॉइंट हैज़ एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। और अगर हाफ फील्ड होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। हमने तुमसे कहा कि 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 3D। ये कहा हमने तुमसे कि 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 4D का होगा, फिर 3D। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। यहाँ पर जिंक का सबसे ज़्यादा, फिर कैडमियम का, और फिर मरकरी का। तो इसे भी लिख लेना। और मरकरी तो तुम्हें मालूम भी है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ ये एक्सेप्शन भी लिख लेना कि जिंक का सबसे ज़्यादा, कैडमियम, फिर मरकरी। मेल्टिंग पॉइंट के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी भी लैटिस से एटम निकालकर उसको वेपराइज कर देने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी लैटिस से एटम निकालकर और उस एटम को वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यानी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मैं एक बात ये भी लिख सकता हूँ कि जो इसका ट्रेंड होगा बिल्कुल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, वही सेम ट्रेंड किस में ऑब्जर्व होगा? सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप समझो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3D सीरीज की अगर तुम बात करोगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 3D सीरीज के बारे में लिखा था। तो देखो यहां समझना, स्कैंडियम में 4s2 3d1, यहां था 4s2 3d1, यहां था 4s2 3d2, यहां था 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और यहाँ था 4s2 3d10। अब यहाँ अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, एकदम से 6 हो गए, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ आ जाएंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 1, क्योंकि 4s1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हो जाएगा 0। तो जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा। तो देखो जनरली होता क्या है, जनरली ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, greater the number of unpaired electron, more is enthalpy of atomization। ठीक है ना? और डाउन द ग्रुप जाने पर भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करेगी। यानी 5d की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 4d से ज़्यादा और 4d की 3d से ज़्यादा। तो सुनो, डेंसिटी की बात करें अगर, तो अलोंग द 3D सीरीज डेंसिटी इंक्रीज करेगी, स्कैंडियम से टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल और फिर कॉपर। याद रखना बस यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा कि कॉपर की जो डेंसिटी है वो जिंक से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर बस एक्सेप्शन है कि कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज़्यादा। बाकी 3D सीरीज में जब तुम जाओगे लेफ्ट टू राइट तो डेंसिटी जनरली इंक्रीज करेगी। इसके अलावा अगर बात करें हम 5D, 4D और 3D की, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर भी डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो 5D की 4D से ज़्यादा और 4D की डेंसिटी 3D से ज़्यादा।